झीलों की नगरी उदयपुर में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन है। मैं गोविंदलाल और उदयपुर से। आज 10 जुलाई 2026 आज राष्ट्रीय मछली दिवस है और आज की कई सारी विचार गोष्ठी है जो फतेह सागर झील पर की जाएगी। ये वीडियो बिल्कुल मिस न करें। ये संस्कृति, प्रकृति, संस्कृति और हमारे अपने जीवन से जुड़ा हुआ बहुत बड़ा वीडियो है। आप इस वीडियो में समझ पाएंगे कि किस प्रकार से पूर्व काल में मछलियों की प्रजाति क्या रही थी, अभी वर्तमान में मछलियों की स्थिति कैसी है और मछलियां जो है पालन किस प्रकार से किया जाता है, कौन सी मछली हमारे लिए अच्छी है, कौन सी मछली किस पानी में रह सकती है, समुद्र की मछली कहाँ रह सकती है और मीठे पानी की झील में मछली जो है कैसे रह सकती है, उसके लिए क्या परिप्रेक्ष्य रह सकता है। आइए हम जानने की कोशिश करेंगे पानी की दुनिया। आज पानी की दुनिया के साथ साथ हम पर्यावरण की बात भी करेंगे और लोक शैली की बात करेंगे, खान पान की बात करेंगे, किस प्रकार से मछलियों का जीवन जो है लुप्त होता जा रहा है और मछलियाँ में भी वो प्रजाति है, जैसे जंगल में हमारे जानवर रहते हैं उसी प्रकार से मछलियों की भी एक अपनी प्रजाति होती है। मछलियों के बारे में इस वीडियो में आप बड़ी गहराई के साथ समझ पाएंगे। आज राष्ट्रीय मछली दिवस के उपलक्ष्य में आज देखिए किस प्रकार से आज पूरा दिन है ये, और आज सुबह सुबह साले प्रकृति प्रेमी, पशु प्रेमी, पक्षी प्रेमी, जीव जंतु प्रेमी सभी यहाँ एक मंच पे आपको मिलेंगे। नगर के प्रमुख जन और सेवानिवृत्त अधिकारी सब यहाँ पर आज प्रोफेसर सहित सभी नगर के प्रमुख जन आज आपको महत्वपूर्ण जानकारी देने वाले। इस वीडियो को बिल्कुल मिस नहीं करें क्योंकि ये वीडियो आपके लिए, आपके जीवन के लिए, हमारी संस्कृति के लिए, हमारे अपने के लिए बहुत ही ज़रूरी है। मछलियों की प्रजाति के बारे में आप बहुत गहराई से सुनिएगा, एक एक बात बहुत बड़ी ध्यान की है। अगर इस विषय पे हमने ध्यान नहीं दिया तो आने वाला समय हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। जिस प्रकार से जीव जंतु और मछलियाँ लुप्त होती जा रही है, मानव जाति पे इसके प्रभाव बहुत ज़बरदस्त पड़ने वाले हैं। अब समय है कि हम सब को मिलकर इस समस्या का समाधान करना है। मैं कह रहा था कि अपने जो बड़ी तालाब है, जी हाँ, बड़ी तालाब के अंदर महाशीर मछली जो है, जो सबके सबसे सुंदर और सबसे बड़ी मानी जाती है, उसका संरक्षण करने का यहाँ प्रयास जो कर रहे हैं, ये जो लगाया गया है, ये एंगलर्स सोसाइटी और MUAT की फिशरीज डिपार्टमेंट का वो लगाया है। और जितने भी उदयपुर के एंगलर्स हैं वो चाहते हैं कि बड़ी के अंदर उसको संरक्षित किया जाए, उसके लिए हर प्रयास किया जाए, हर तरफ से सरकार जो है उस पर जागृत हो और उस बड़ी को जो तालाब उदयपुर का एक अकेला संरक्षित क्षेत्र है महाशीर के लिए, उसका संरक्षण किया जाए। ये सब उद्देश्य है। तो आप देखिए कि आज नेशनल फिश डे पर ये दाना जो है मछली को डाला जा रहा है। डालना देखिए ये दाना है जो मछलियाँ खाती हैं। कार्य कर रहे हैं। तो आप देखिए कि झीलों की नगरी उदयपुर के सुप्रसिद्ध फतेह सागर झील पर फोटोग्राफी ही है। आज सभी पशु पक्षी प्रेमी यहाँ मौजूद है। जीवों को बचाने के लिए हमारे भारतीय परिवार हमेशा तैयार रहते हैं और आज मछलियों को दाना डाला जा रहा है। वैसे प्रतिदिन डेली सुबह डालते हैं और आज खास करके फिश डे है तो आज सभी आए। तो उसमें भी थोड़ा सा जो वाक्य है, बाहर निकालो तो मर जाएगी, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा एक चेंज है कि बाहर नहीं निकालोगे तो भी मर जाएगी। और मर नहीं जाएगी, वो मर भी रही है। वो मर क्यों रही है? बहुत सारे कारण हैं और उसका जो सबसे बड़ा कारण है, उसमें हमारा जो हम जो लोग हैं, हमारा उसमें सबसे बड़ा योगदान है कि हम उसको पानी में सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। हम पानी को हमने इतना खराब कर दिया है कि मछली पानी में सुरक्षित नहीं महसूस कर रही है। जैसा कि हमारे अध्यक्ष साहब ने बताया कि आज के दिन का क्या महत्व है। नेशनल फिश फार्मर डे, हमारे दो बहुत बड़े वैज्ञानिक हुए, डॉक्टर हीरालाल चौधरी और डॉक्टर KH
अली खुनी। मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ कि जब मैंने अपना कैरियर शुरू करा था तो डॉक्टर अली खुनी मुझसे, जब मैंने ज्वाइन करा था CIF केंद्रीय माछली शिक्षा संस्थान, उससे हमारी जो मेवाड़ एंगलर सोसाइटी है, मैं मेवाड़ एंगलर सोसाइटी के बारे में तो ज़्यादा नहीं बोलूँगा, हमारे विश्वास साहब हैं, वो इसकी कार्य विधि के बारे में, कार्यशैली के बारे में, क्या क्या कार्य हम करते हैं उसके बारे में बताएंगे। मैं खाली एक बात बताना चाहता हूँ जो इस मंच से आप सभी को, हमारे जो विद्यार्थी हैं यहाँ पर, जो फतेह सागर पे जो आम लोग हैं, यहाँ के जो निवासी हैं उदयपुर के, कि अगर हमको झीलों को संरक्षित करना है, अगर हमें झीलों में पानी की गुणवत्ता को बनाए रखना है, तो उसके लिए बहुत जरूरी है कि यहाँ पर जो झीलों की मछलियाँ हैं हमको उन्हें बचाना होगा। और जब मैं बचाने की बात करता हूँ तो एक और बहुत जरूरी है, शायद यहाँ के कुछ, एक तो उसमें एक भावना यहाँ पे ऐसी है कि मछलियों को तालाब से नहीं निकाला जाए। यहाँ की जो झीलें हैं उनको तालाब से नहीं निकाला जाए। अगर उनको नहीं निकालेंगे तो पानी की गुणवत्ता बनी रहेगी। पर इसमें हमको थोड़ा सा बदलाव करना पड़ेगा। बदलाव ये करना पड़ेगा, आपको मैं एक छोटा सा उदाहरण, जो हमारे मछली के विद्यार्थी हैं वो तो समझते होंगे, बाकी सब लोगों को मैं बताना चाहूंगा कि आप ये समझिए कि अगर ये छोटा सा कमरा है, इस कमरे में ये जो हमने शेड बना रखा है, यहाँ पे जो पंडाल लगा रखा है, यहाँ पे हम 80 लोग बैठ सकते हैं। भगदड़ मच जाएगी। अगर कोई भी जुलूस होता है, अगर कोई ऐसा प्रोग्राम होता है वहाँ अगर ज्यादा लोग आ जाते हैं तो वहाँ पे एक भगदड़ मच जाती है, और भगदड़ होने से बहुत नुकसान होता है, जान माल का बहुत नुकसान होता है। तो उसी तरह से ये जो तालाब है, इनकी एक क्षमता है, मछलियों का जो अब ये प्रजनन कार्य चल रहा है, मछलियों का प्रजनन कार्य चल रहा है, उसमें उनकी जनसंख्या बढ़ रही है। अगर उनकी जनसंख्या बढ़ती रहेगी, अगर उनको नहीं निकाला जाएगा तो उसमें उनको क्षति होने का नुकसान है, उससे पानी की गुणवत्ता भी खराब होगी। आपने समय समय पर अपने अखबारों में आता रहता है कि आपने बहुत सारा सुना होगा कि साहब उस तालाब में मछलियां मर गई, उस तालाब में मछलियां मर गई, उस तालाब में मछलियां मर गई। और ऐसे समय में सूली पर कौन लटकता है? मत्स्य विभाग के अधिकारी। मत्स्य विभाग के अधिकारियों को लटका दिया जाता है कि सब आपने जो है पानी की गुणवत्ता को नहीं बनाए रखा। तो हमारी जो एंगलर सोसाइटी है, मुख्य रूप से उदयपुर के जो जलाशय हैं, हमारा मुख्य उद्देश्य है यहाँ के जलाशयों में जलीय जैव विविधता को बनाए रखना और मुख्य रूप से महाशीर के संरक्षण के ऊपर कार्य करना। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा। पाल के पानी देखते थे तो महाशेर जब पलटते थे तो उनकी चमक बाहर तक दिखाई देती थी। और एक दो महाशेर नहीं होते थे, वो कई महाशेर होते थे। धीरे 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 वो चमक गायब हो गई। क्यों हो गई? महाशेर गायब हो गए। महाशेर गायब क्यों हो गए? पॉल्यूटेड पानी। किस कदर पॉल्यूटेड पानी हो गया। हमें याद है कि जब हम गर्मी की छुट्टी में छतरी पे चढ़ के नीचे कूदते थे तो छतरी पे चढ़ते थे तो नीचे पानी में लोटा नजर आता था, इतना साफ पानी होता था। पर हम राह देखते थे कि भाई थोड़ा सा पानी कम हो तो हम इस लोटे को निकाल लाएंगे। तो 10 अगस्त 2009 को इस्माइल जी दुर्गा के अथक प्रयासों से ये मेवाड़ एंगलर सोसाइटी फॉर्म हुई। और उसके बाद चंपावत साहब, गोवर्धन सिंह जी झाला, FC विश्वास साहब, डॉक्टर अतुल जैन और पठान साहब, बहुत सारे अच्छे अच्छे लोग, सुहास साहब, वो इससे जुड़ते गए जिनने इसको अपने तन मन धन से सहयोग किया। महाशेर के बारे में मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि उदयपुर का जो महाशेर है ये बिल्कुल जेनेटिकली प्योर ब्रीड है। ये सबसे अलग है। जस्ट लाइक अपर गैंजेस महाशेर एंड कावेरी महाशेर। अब हुआ क्या साहब कि कावेरी महाशेर भी एक्सटिंक्शन पे पहुंच रहा है। पॉल्यूशन कैसे बचाया जाए, तो इसको बचाने के लिए टाटा पावर, जिनके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है, और साउथ इंडिया वाइल्ड लाइफ एसोसिएशन, इन दोनों ने हाथ मिलाया और कहा कि हम कावेरी का जो महाशेर है इसको किसी भी रूप में बचाएंगे। और उनने उसका बड़ा जागरूकता अभियान छेड़ा
और आज की तारीख में मुझे बड़ा हर्ष है कहते हुए कि कावेरी महाशेर करीब करीब एक्सटिंक्शन से वो वापस लौट आया। ये तो फिनेंशियल पावर था टाटा पावर का और साउथ इंडिया वाइल्ड लाइफ का कि ये इतना हो गया। बॉर्डर पे दो बड़ी अच्छी नदियां हैं साफ पानी की, सरयू और काली। इनका जो कॉन्फ्लुएंस है यहाँ मिलती हैं, तो यहाँ महाशेर बहुत होता है। ये ऊपर चढ़ता है ब्रीडिंग के लिए। तो वहाँ के फिशरीज डिपार्टमेंट ने बहुत अच्छा कहा कि भाई इसको इको टूरिज्म में बदला जाए। एक ऐसा सस्टेनेबल मॉडल दिया कि जिससे पैसा भी कमाया जाए और फिशिंग का, एंगलिंग का आनंद भी लिया जाए, और एंगलिंग करके उस मच्छी को वापस से वे करके पानी में छोड़ दिया जाए ताकि जानवर मरे भी नहीं और स्पोर्ट्समैन को उनका पूरा आनंद भी आ जाए। तो इको टूरिज्म उन्होंने शुरू किया। आज की तारीख में वो इतना पॉपुलर है कि उदयपुर से भी कई फिशरमैन जिनको मैं जानता हूँ, नेमली कर्नल रॉबिन गांगुली और उनके सहयोगी, वो अपनी एसयूवी से नेपाल बॉर्डर पंचेश्वर जाते हैं एंड दे हायर टेंट्स। उत्तराखंड गवर्नमेंट का है सारा सिस्टम और वहाँ से गाइड मिलता है। रेगुलरली टच में रहे, फिशरीज डिपार्टमेंट से रहे। कलेक्टर साहब ओसवाल साहब थे, उनने भी बहुत हेल्प करी। और आप देखिए कि 2023 अक्टूबर 7 को बड़ी लेक को डेडिकेटेड महाशेर सेंचुरी डिक्लेयर कर दिया। 206 हेक्टेयर के यहाँ से किसी भी ह्यूमन एक्टिविटी से इसको परेशानी नहीं हो और ये ब्रीड करे। तो मेवाड़ एंगलर सोसाइटी का एक बड़ा एम हमारा ये भी था कि जो फ्रेश वाटर रिवुलेट्स, जो नदी नाले छोटे छोटे बड़ी में गिरते हैं ताज़े पानी के, उनके आगे तक के गांव के लोगों को इस बारे में अवगत कराया जाए कि भाई साफ पानी रहेगा तो महाशेर ऊपर चढ़ेगा, ब्रीड करेगा और वापस ये अपने बड़ी तालाब में लौटेगा। तो बड़ी तालाब तो हम हमारी जो विरासत है इनको सौंप के जा रहे हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। झीलें, तालाब और जलाशय ये हमारी संस्कृति है, हमारी सभ्यता है, हमारी पहचान है और ये हमारी जीवन रेखा है और हमारे भविष्य की कड़ी है। इतना कुछ होते हुए भी हमारे इन प्राकृतिक संसाधनों के ऊपर हमारी जनसंख्या का बड़ा दबाव है। भारत के अंदर प्राकृतिक संसाधनों में हमारे सबसे बड़ी ज़मीन आती है, जो विश्व की 2.4% ही ज़मीन हमारे पास है और उस पर विश्व का 18% जनसंख्या का भार है। और यदि स्वच्छ पानी की बात करें तो स्वच्छ पानी वर्ल्ड का सिर्फ 4% पानी ही हमारे पास उपलब्ध है। ऐसी स्थिति में हमारा और रुझान हो जाता है कि हम प्राकृतिक संसाधनों का किस तरह से सदुपयोग करें जिससे अधिक से अधिक इनसे अपन लाभ ले सकें। पानी के और अपन इसका विवेचना करें तो ये 4% पानी है। इस 4% पानी पे पूरे हिंदुस्तान के अंदर 3.5 बॉडीज हैं और अधिकतर वाटर बॉडीज 98% वाटर बॉडीज हैं वो रूरल एरिया में, वो 2% वाटर बॉडीज है वो शहरी क्षेत्र में है। और रूरल एरिया के अंदर जितने भी वाटर बॉडीज हैं वो पश्चिमी राजस्थान के जीवन का आधार है। पश्चिमी राजस्थान की जो चूरू और बीकानेर, बाड़मेर, ये जितने भी ज़िले हैं, इन ज़िलों के जितने भी कस्बे हैं, जितने भी गांव हैं जिनके पीछे सर लगता है, रामसर, उदय रामसर, उदयसर, नाथूसर, नापासर, ये सब सर है। उन तालाबों के नाम के आधार पर उन गाँवों के नाम हैं। मैं आप लोगों के नॉलेज में लाना चाहता हूँ, वो ऐसा एरिया है जहाँ 40 सेंटीमीटर से भी कम बरसात होती है। वो उस पानी को हार्वेस्ट करते हैं और जन भागीदारी का ही ये परिणाम है कि उस पानी को इस कदर उपयोग करते हैं कि वो साल भर उस पानी से अपनी जीवन रेखा चलाते हैं, पूरे गांव की जीवन रेखा चलाते हैं। ये जन भागीदारी का और एक मतलब अनुशासन में रह के जन भागीदारी करने का एक बहुत ही ज्वलंत उदाहरण है। और शहरी वाटर बॉडीज़ की बात करें तो उदयपुर शहर राजस्थान में सर्वोच्च है। यहाँ 7 बड़ी ज़िले हैं और 7 बड़ी ज़िलों में 21 जलाशय एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। और ये जलाशय हमारे इस उदयपुर की सुंदरता का तो विषय है ही है। और उदयपुर के
ये जलाशय की वजह से ही हमारा उदयपुर विश्व के अंदर इसका नाम है और विश्व के लोग उदयपुर में जलाशयों की वजह से, जिलों की वजह से दौड़ के चले आते हैं, खींचे चले आते हैं। और ये जलाशय सुंदरता का तो कारण है ही है, हमारे प्राकृतिक सुंदरता का तो कारण है ही है, परंतु ये हमारी परिस्थिति का विषय है, ये हमारी जैव विविधता का भी विषय है, ये हमारे पर्यावरण का भी विषय है, ये हमारे पीने के पानी का मुख्य स्रोत है, ये हमारे पर्यटन और रोजगार का भी बहुत बड़ा विषय है। इन सब बातों के होते हुए हमें इनका संरक्षण करना बहुत जरूरी है। आज बहुत बड़े वैज्ञानिक लोग बैठे हैं। मैं तो फिशरीज का विद्यार्थी नहीं रहा, पर मुझे अवसर मिला है कि इस कॉलेज में इस पद पर काम करने का अवसर मिला है। मैं आप लोगों से शेयर कर देता हूं। मुझे और भी 2-3 काम और हमारे स्टाफ की कमी से मुझे काम करने का अवसर मिला है। डॉक्टर सुहास साहब बैठे हैं, ये शायद हमारे विश्वविद्यालय में हमारे इस स्टाफ की कमी को आने वाले 2 सालों में शायद पूरा करने में अपना योगदान देंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि ये सफल होंगे, क्योंकि जिस काम को मैंने देखा है पिछले 10-12 वर्षों से मैं आपसे जुड़ा हुआ हूँ। और प्रकार का सवाल है, उसके अंदर किसी प्रकार की गंदगी नजर आए तो उसका अपन को उसका सफाई करना भी हमारा परम उद्देश्य समझते हैं। तीसरी बात मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करना चाहता हूँ कि हमारा जो जिलों के अंदर कई जगह हम देखते हैं कि हमारे त्यौहार हैं, हमारे फेस्टिवल्स हैं, हमारा कल्चर है, बहुत ही रिच कल्चर है और हमारा कल्चर बहुत जल्दी एक हॉरिजॉन्टली एक्सपेंशन हो रहा है। हम एक राज्य के कल्चर को बहुत जल्दी दूसरे राज्य के अंदर अपना रहे हैं। राजस्थान के अंदर जो हमारा महाराष्ट्र के अंदर गणपति पूजा का जो कार्यक्रम होता था वो पिछले 25-30 वर्षों से बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से हो रहा है। वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ की आवश्यकताएं अलग तरह की है, राजस्थान की आवश्यकताएं अलग तरह की है। वहाँ जब 5 फीट की, 10 फीट की और इससे भी बड़ी मूर्तियाँ होती है तो समुद्र में विसर्जित कर दी जाती है। समुद्र एक विशाल है, उसकी सीमा बहुत बड़ी होती है, गहराई बहुत ज़्यादा होती है। उस मूर्ति का, उसके समुद्र की जो उसका समुद्र के स्वास्थ्य के ऊपर, समुद्र के आकार के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ता। परंतु हमारी झीलें बहुत छोटी हैं और यदि हम उदयपुर की बात करें तो कम से कम 50,000 मूर्तियाँ हमारे यहाँ विसर्जित होती हैं। यदि हम इन मूर्तियों को लगातार इन जलाशयों के अंदर विसर्जित करते रहेंगे तो इसके अंदर प्लास्टर ऑफ पेरिस का जमावड़ा होता रहेगा और इसके अंदर जो झीलों के अंदर पानी के लिए कम स्पेस बचेगा और इस तरह से हमारी झीलें दूषित होगी। सरकार और हमारा शासन प्रशासन व्यवस्था कर रहा है कि हमारे जिलों के अंदर मूर्तियों का विस्तारण नहीं हो, पर फिर भी हम ये देखते हैं कि किस तरह से कर सकते हैं और कर देते हैं। मेरा परिवार में देखता हूँ, मैं आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। हम गणेश जी की मूर्ति की पूजा करते हैं और पूजा करनी भी चाहिए, हमें, हमारा धर्म है। हमें 20 सालों से हमने एक ही मूर्ति, मेटल की मूर्ति रखी है। 7 दिन 8 दिन पूजा करने के बाद उसी मूर्ति को हम नहला के और वापस यथास्थान रख देते हैं और वापस जब जरूरत होती है, जब ये फेस्टिवल आता है तो हम उसका उपयोग कर लेते हैं। तो ये एक अच्छा है। हम अपनी जो सोसाइटीज़ हैं, हमारे उदयपुर के रहवासी हैं और राजस्थान के रहवासी हैं, उनसे अपन आग्रह करें कि किस तरह से अपन मूर्तियों का और पूजा की सामग्री का पानी के अंदर विसर्जन होने से रोक सकें। उसके अतिरिक्त जो हमारे जलीय जीव पानी की जो झीलें देखते हैं, झीलों के अंदर कई बार हमें देखने को मिलता है कि अवैध आखेट होता रहता है और अवैध आखेट ऐसे समय पे होता रहता है जब ब्रीडिंग समय आया हो। तो हमारी ये परम जिम्मेदारी है कि यदि हम इस तरह का अवैध आखेट देखें हम मछलियों का और ऐसी स्थिति के ऊपर देखें जब ब्रीडिंग सीजन हो जलीय जीवों का, तो हमें शासन प्रशासन को इसको सूचना देनी चाहिए और उसमें किस तरह से अपन उस आखेट को, उस मछली पकड़ने के अवैध कारोबार को किस तरह से रोक सकते हैं और जलीय जीवों को किस तरह से बचा सकते हैं, इस पर भी हमें जन भागीदारी के ऊपर विचार करना है। इसी तरह से जिलों को कई गंदा नाले वगैरह आ जाते हैं, तो जैसे ही हमें हमारी नॉलेज में आ जाए कि जिलों के अंदर गंदे पानी का समावेश हो रहा है, किसी कारणों से उसमें ओवरफ्लो हो रहा है, तो अपन शासन प्रशासन को अलर्ट करें और अपन खुद भी आगे आकर उसको किस तरह से पानी को डाइवर्ट करने का प्रयास कर सकते हैं। इसी तरह से जिलों के आसपास जितना भी कैचमेंट एरिया है वहाँ जमीन का एनक्रोचमेंट बहुत हो रहा है, तो इसका भी अपन जन भागीदारी के तहत अपन कर सकते हैं, किस तरह से हम एनक्रोचमेंट को बचा सकते हैं। इस प्रकार हम हमारी जो भागीदारी है
झील बचाओ कार्यक्रमों के अंदर भी अपन भागीदारी रख सकते हैं। इसी तरह से हमारा कई प्रकार के जीओ, एनजीओ और बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशंस है जो पर्यावरण को, हमारे पंच तत्वों को बचाने के काम में लगे रहते हैं। उनमें अपनी भागीदारी रखें और उस भागीदारी के साथ अपन इन पंच तत्वों के जल और वायु को बचाने का हम काम करें। डॉक्टर सोनी साहब ने इतनी अच्छी अच्छी बातें बताई। ये सारी चीज़ें अगर हम लोग कर लें तो ये हमें अवेयरनेस की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। हम लोग ऑलरेडी अवेयर हैं। हम लोग अगर अवेयर नहीं होंगे तो क्या गांव के और आसपास के जो लोग हैं जो बेचारे मजदूरी करते हैं वो उनको अवेयर करेंगे। हम उनसे अवेयरनेस की उम्मीद करते हैं कि हम आस-पास के गाँव में जाएंगे, उनको अवेयरनेस देंगे। अरे हम खुद अवेयर हो जाएं। हम तो हमारी ये जो धरोहर विरासत आपने डॉक्टर साहब ने, सोनी साहब ने बताई, ये कितनी बड़ी विरासत है, बड़ी की विरासत है, ये हमारी विरासत है। ये विरासतें कौन संभालेगा? हम गर्व तो करते हैं कि हम जिलों की नगरी उदयपुर के निवासी हैं और हम करते क्या है जिलों के लिए, करते क्या है। मैं रोज रानी रोड पर वॉक करने जाता हूँ, संजय गार्डन के अंदर है, 1-2 घंटे बिताता हूँ। संजय गार्डन को अगर आप जाकर देखें तो थोड़ा बहुत आपको मेरे कुछ छोटे छोटे प्रयास से उसको मैंने सुंदर करने के लिए जो किया है, वहाँ गंदगी फैलाने, वेस्टेज फैलने करने को उनको रोकने का पूरा प्रयास करता हूँ, तो थोड़ा सा सुंदर लिखना लगा है। पर मेरा बड़ा सपना है कि मैं संजय गार्डन को एक ऐसा गार्डन बनाऊं जो उदयपुर का श्रेष्ठ गार्डन हो। वो खाली मेरे सोचने से नहीं हो सकता। मैं उसको श्रेष्ठ बनाने के लिए अपने ओर से रोज छोटा छोटा प्रयास करता रहता हूँ। कहीं पौधे मिले तो पौधे लगाता हूँ, कहीं पौधा टूटा है तो पौधे को सही करता हूँ, कहीं खाद की जरूरत पड़ती है तो आसपास से जिलों से निकली हुई जो निकालते हैं, खरपतवार निकालते हैं, सर ये बहुत अच्छी खाद है ये, तो मैं इस खाद को इकट्ठा करता हूँ, ले जाता हूँ, डालता काम करते हैं, कहीं खुद भी लगा देते हैं, कहीं क्या सभी काम करने पड़ते हैं। अगर हम करेंगे तो सब हो जाएगा। अगर मैं भी कहूँगा नहीं ये तो नगर निगम का काम है और यूडीए का काम है, यूडीए करती है अपने हिसाब से करेगी, नगर निगम अपने हिसाब से करेगा और मैं अपने हिसाब से करूँगा। मुझे क्या है उस चीज़ से लगाव होना चाहिए, आत्मीयता होनी चाहिए। अगर आपकी आत्मीयता है तो निश्चित रूप से आप बेहतर रिजल्ट दे सकते हैं। फिर आप बैठे, विमल जी शर्मा साहब बैठे हैं, आप देखिए मैं मॉर्निंग में जाता हूँ, अपने मोबाइल से देखता हूँ, कहीं कोई ऐसा सीन दिखता है जिसका मुझे लगता है कि ये थोड़ा इसमें कहीं जागरूकता का संदेश हो सकता है। मैं हमेशा उससे एक फोटो लेता हूँ, आपको भेजता हूँ, आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप एक इस पे ऊपर कुछ कविताएं लिखें, कुछ लाइनें लिखें। आपने बहुत अच्छी कविता लिखी, 2-3 मैंने जो सीन भेजे इनके ऊपर बहुत अच्छी कविता लिखी आपने। तो ये मेरा इसमें कोई है नहीं, इसमें सिर्फ यही है कि भाई अगर कोई कविताएं बनेगी, कोई गीत बनेंगे, कोई लोग निकलेंगे, कोई पेड़ लगाएंगे तो हम आपको खूबसूरती में बनाने में अपनी योगदान दे सकते हैं, इसको संसद बनाने में। बड़ी अजीब स्थिति है। हमारे महाराणा जी, हमारे उदयपुर के जितने भी राज घराने के जो थे, हमारे शासक थे, उन लोगों ने कितनी अच्छी हमें विरासत दे करके गए हैं और आज हम लोग हैं जो इस विरासत को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। आपको वंडर होगा, अभी 4 रोज पहले की बात है सर, अभी 4 रोज पहले की बात है, एक सज्जन आए अपने पूरा टिफिन और लेकर के संजय गार्डन के अंदर, उनको घर से निकल करके हिरणमगरी सेक्टर से आकर के यहाँ नाश्ता करना है उनको। मैंने मोस्ट वेलकम, बैठिए, आप कीजिएगा, नाश्ता कीजिए, पर मेरी एक विनती है कि ये जो भी आपका जो लेके आया हो ना, इनको खाने के बाद में वापस प्रॉपर वे पे आप इसको ये जो रखे हुए डस्टबिन है उसके अंदर डालना, उसके अंदर डालिएगा प्लीज। तो आप कौन? और भी मैं तो सामान्य नागरिक हूँ, मैं कहीं नहीं कहता कि मैं कोई ऐसा कुछ नहीं कहता हूँ। अपनी एक सिटीजन के रूप में अपनी ज़िंदगी जीता है मैंने, अभी मैं तो सामान्य नागरिक हूँ और मैं थोड़ा लगता है मुझे कि ये चीज़ अच्छी नहीं है, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूँ। आपको क्या लेना देना है? भाई मुझे क्या लेना देना है? मुझे लेना देना इसलिए कि मुझे ये अच्छी नहीं लगती है कि मेरी ये जो जगह है वो साफ नहीं हो, ये साफ होनी चाहिए, है ना। साफ जगह आपको अच्छी नहीं लगती है क्या? घर बार साफ नहीं रखते हो क्या? अपने कमरे साफ नहीं रखते हो क्या? वो सब साफ रखते हैं। और ये कौन सी सार्वजनिक जगह है इसलिए आपको लगता है कि मैं इसको बिगाड़ दूँ? ये बिगाड़ने का न तो मुझे अधिकार है, न आपको अधिकार है, हमें इसको करना पड़ेगा। तो वो कहने लगे साहब ठीक है मैं ले जाता हूँ। मैंने कहा ले जाओ, अच्छी बात है, बहुत बड़ी बात है। और मैंने कहा आपसे एक और रिक्वेस्ट है मेरी कि आप प्लीज़ दूसरों को भी ऐसा करने के लिए आप रोकना। एक्चुअली हमारी सबसे बड़ी क्या है सर, सबसे बड़ी चीज़ हमारी कमी क्या है, हम किसी को टोकते नहीं। और टोकते इसलिए नहीं कि हम डरते हैं, हम टोकते नहीं हैं इसलिए क्योंकि हम डरते हैं। डरते इसलिए है कि वो सामने वाला साला एकदम से कुछ भी हमें कर देगा। करते हैं लोग बात, गाली गलौज करते हैं, तुझे क्या लेना देना है, तू कौन है, ऐसा तू तड़ाक पे आ जाते हैं कई लोग आते हैं। पर हमें इतना संयम रखना पड़ेगा
हमारी वाणी पे, हमारे व्यवहार पे, कि हम उस अपमान को भी झेल लें। हम उस अपमान को भी झेल लें। अगर उसको टोकने पर गुस्सा आता है तो हम वो हमारे में कुव्वत होनी चाहिए कि हम उसको चैनलाइज कर पॉजिटिव साइड में उसको लेंगे। तो ये पॉजिटिव साइड में अगर लेंगे तो अपने आप ही अपना धीरे धीरे कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। मुझे कोई डर नहीं लगता है। मैं कहता हूँ इसमाइल साहब मेरे साथ काम करते हैं, सोहेल मजबूर साहब हमारे साथ काम करते हैं, हमेशा लीड करते हैं, हमेशा टोकते हैं, हमेशा अच्छा काम करने के लिए करते हैं, खूब पेड़ लगाने के बात करते हैं। जो कुछ भी खराबी दिखती है उसे तुरंत कहते हैं। और मैं तो इवन अधिकारी में रहा हूँ, इसलिए मैं तो अधिकारी को भी कह लेता हूँ। मैं यूडीए भी जाता हूँ, नगर निगम भी जाता हूँ, अधिकारी को भी कहता हूँ मुझे साफ सफाई और ये जो गंदगी होती है ये कहीं नहीं चाहिए। साफ सफाई चाहिए, सुंदर शहर चाहिए। मेरा शहर उदयपुर सुंदर चाहिए। जैसे मैं कहता हूँ कि मेरा शहर उदयपुर सुंदर चाहिए, वैसा आप लोगों से भी अनुरोध है कि आप सभी भी एक शोर में कहे कि मुझे मेरा सुंदर शहर उदयपुर है वो सुंदर शहर चाहिए। और अंत में एक निवेदन मैं जरूर करूंगा। इतनी सारी बात आप विद्वान जन और आप काफी बैठे हैं, प्रोफेसर साहबान बैठे हैं, मेरा तो इसमें इतना नॉलेज नहीं है, पर एक बात मैं जरूर कहना चाहूँगा, हम सबको जरूरत है, सबसे ऊपर वाला जो वाक्य लिखा हुआ है, सेव नेचर सेव मैनकाइंड। अगर हमने नेचर को बचाया तो हम बचेंगे, अगर हमने नेचर को नहीं बचाया तो हमारा खात्मा निश्चित रूप से है। आपने देखा होगा, देख रहे होंगे टीवी पे, अभी जो पूना और मुंबई के बीच वाला जो हाईवे है, क्या स्थिति हो रही है। आपने देखा है उत्तराखंड में टनल जो देखने का वो क्या मामले लेते हैं, और ये रोजमर्रा की बातें रोज आप देखते हैं करते हैं। तो ये क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि हम पेड़ नहीं लगा रहे हैं, वृक्षारोपण नहीं कर रहे हैं, हरियाली को कम कर रहे हैं, काट रहे हैं, एंक्रोचमेंट कर रहे हैं। आपने 6-7 पॉइंट बताए डॉक्टर सोनी साहब ने, एक्चुअली उनको हम अगर फॉलो करें तो मेरे ख्याल से हम काफ़ी बड़ा योगदान हम दे सकते हैं। और योगदान देना इसलिए ज़रूरी है कि आप और हमने तो सफेद बाल ले ली, हमने तो अपनी नौकरी पूरी कर ली, सारे हम ऐसे बैठे हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, पर बच्चे जो बैठे हैं, बेटा आपसे हमारा अनुरोध है, स्टूडेंट्स से अनुरोध है कि बेटा आप लोग हैं, इस चीज़ को थोड़ा सा इस चीज़ को मजबूती से थामो, अपना मिशन बनाओ कि मुझे कोई एक जगह पर है, एक जगह पकड़ लो, एक जगह उदयपुर की, वहाँ तो मुझे है काम करना है, मैं उस चीज़ को साफ सुथरा रखूँगा। वहाँ पर पर्यावरण के लिए जो भी अगर कोई ऐसी दूषित करने वाली चीज़ें हैं उनको दूर करूँगा, लोगों को बीच में जाकर बैठूँगा। और एक रिक्वेस्ट मैं मेवाड़ एंग्लिश सोसाइटी के हमारे सभी पदाधिकारीगण से भी करूँगा, क्योंकि मैं भी अब तो आपके साथ हो गया एसोसिएट मेंबर होने के नाते, तो मैं हक से बात कर सकता हूँ। ये प्रोग्राम बड़ी लेक की बहुत बात हुई, बड़ी लेक को कंजर्व करना है, बड़ी लेक को कंजर्व करना है। तो आइंदा हमारे जो प्रोग्राम हम करें, हम बड़ी लेक पे जाके करेंगे, हम बड़ी लेक पे जाके करेंगे। हम बड़ी लेक पे जो कुछ भी हानि हो रही है, जो नष्ट हो रहा है, उसको बचाने के लिए हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि हम वहाँ जाके बैठेंगे, बनेगी, प्रचार होगा, प्रसार होगा, खबरें बढ़ेंगी, लोग बात पूछेंगे यहाँ क्यों है, क्यों ये क्यों शब्द है, इससे बहुत कुछ सीखने को मिल जाएगी। निकले तो लोगों को करा के। तो मैं मेवाड़ एंग्लिश सोसाइटी का एक बार फिर अपनी ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। साथ ही कॉलेज ऑफ हिस्ट्री MPUT की ओर से इस फंक्शन में आज आप सब पधारे हैं, तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात है। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि MPUT कॉलेज ऑफ हिस्ट्री आज पहली बार बाहर निकली है, 4 दीवारें में आकर के ये ऐसा प्रोग्राम नहीं किया है। और महाशीर को बचाने के लिए, जीव संरक्षण के लिए पहली बार 4 दीवार से बाहर निकल करके ओपन में आकर के बैठ के और एक सोसाइटी जो काम करी है उसके साथ मिल करके आज काम करना कितनी बड़ी बात है। तो मैं आपका भी बहुत बहुत आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ऐसे जब हम मेवाड़ एंग्लिश सोसाइटी ऐसा प्रोग्राम करें तो आपकी ओर से भी सर हमें जो जितना आपका योगदान हो सकता है वो कीजिएगा। और सुहास साहब बैठे हैं, सुहास साहब MPUT के अंदर, सर आप भी MPUT में हैं, MPUT के अंदर है, हमने ग्रीन पीपल सोसाइटी का भी मेंबर हूँ। क्या भाई क्या कह रहे हो? मछली के लिए दाना है, दाना है, अगर दीजिए दाना हम लेंगे। बहुत सी बात है, बहुत सी बात है। ताजा है वो बहुत बढ़िया मछली के लिए बहुत भाई आप उधर वो आपका ही है, मेरा नहीं हो, मेरा नहीं आपका ही सब्जी है। तो आप डालो इनको ले जाओ। हम आप एल्यूमिनी और हम लोग ग्रीन पीपल सोसाइटी, मेवाड़ एंग्लिश सोसाइटी, अगर हम जुड़ जाएंगे, हम लोग हैं, बहुत कुछ काम कर सकते हैं। हम करेंगे सर, हम इस काम को आगे करेंगे। ये हमारा आज के दिन हमारा ये प्रण होना चाहिए, आपकी तरह आपकी प्रतिज्ञा होनी चाहिए कि हम करेंगे। हम सफेद बाल वाले जितने भी हैं अगर वो जुड़ जाए, मैं कहता हूँ उदयपुर बदल दें, उदयपुर को बदल दें। मैंने आप 100 करेंगे। मैंने कलेक्टर साहब को एक लिस्ट बनाई है। मैंने कहा साहब आप उदयपुर को बदलना चाहते हो तो यहाँ के कितने ऐसे लोग हैं
जो प्रशासनिक सेवा से रिटायर्ड हुए, कितने ऐसे प्रोफेसर साहबान हैं, कितने डॉक्टर साहबान हैं, कितने इंजीनियर साहबान हैं, बड़े बड़े हेड हैं यहाँ पर, सब अपने घर के 4 दीवारी के अंदर बैठे हैं, सारे घर के 4 दीवारी के अंदर बैठे हैं। अब इनके पास जितनी भी एनर्जी बची हुई है, जितना जीनियस उनके पास बचा हुआ है, वो सारा वेस्टेज हो रहा है, कोई उपयोग नहीं हो रहा उसका। अब निकलो ना बाहर, कौन रोकता है आपको? आप बाहर निकलोगे, लोगों के संपर्क में आओगे, लोगों से इंटरेक्शन होगा, 2 बात करोगे, आपकी खुद की हेल्थ अच्छी रहेगी, आप बाहर का वातावरण देखोगे, लोगों को किसी को हंसी दोगे, किसी की हंसी को आप किसी को मुस्कुराता हुआ देखोगे, आपको खुशी होगी। इन चीज़ों की हमें जरूरत है बड़ी, सफेद बाल वालों सबको इसकी जरूरत है। जितने भी हमें खुश होने की, स्वस्थ रहने के लिए सबसे बड़ा नुस्खा यही है कि आप हंसी दो और हंसी आप देखो, हंसी का आप माहौल बनाओ, आप जियोगे। और खासकर से अपने और जितने भी हैं पेड़ लगाएंगे। पेड़ के लिए सर मैं आप सबसे निवेदन और करना चाहता हूँ, खासकर से एमपीटी में आप स्वास्थ्य सेवा आप कर सकते हैं। प्लीज़ एमपीटी के अंदर बहुत सारी ज़मीन पड़ी है जो अनयूटिलाइज है। हमारे ग्रीन टेबल सोसाइटी की ओर से हमने 2-3 बार प्रयास किए कि हम एमपीटी के साथ मिलकर के कुछ वृक्षारोपण का काम करें, इसको अच्छा ब्यूटीफाई करें आपके कैंपस को। पर अनफॉर्चुनेटली हम लोग उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाए, कहीं मजबूरियाँ होगी, कहीं कर आगे। पर मेरा निवेदन है कि आपसे एक काम कर सकते हैं सर, नए एडमिशन जिन बच्चों के हो रहे हैं, जो यूजी के अंदर है, पीजी के अंदर नए एडमिशन हो रहे हैं, उन बच्चों को एट द टाइम ऑफ एडमिशन उनके हाथ से एक 4-5 फीट का पेड़ लगवाइएगा और वो उस पेड़ को पालने पोसने की, रख रखाव करने की पूरी जिम्मेदारी उस बच्चे को दीजिएगा। वो बच्चा 3 साल और 5 साल में अपना कोर्स बाहर करके निकलेगा, तब तक वो उस बच्चे से वो बच्चे की जिम्मेदारी है कि वो पेड़ को बड़ा करें। और इस चीज़ को आप कहीं न कहीं अपनी ओर से एक नवाचार के अंदर डाल करके उन बच्चे को एक सर्टिफिकेट जारी करें कि ये बच्चा पर्यावरण प्रेमी है, इसने नीम का पौधा लगाया, कि इसने शीशम लगाया, कि कौन सा पौधा लगाया, उस पौधे का नाम लिखिएगा और इसने ये बड़ा किया है। बच्चे का उस पेड़ के साथ में एक फोटो भी हो, उसके सर्टिफिकेट के अंदर उसके फोटो लगा हुआ हो। बच्चे को आगे कहीं ये एक तरीके से कहना चाहिए जब आगे जाएगा तो उस बच्चे को हमेशा जिंदगी भर के लिए उसके रहा कि ये मेरा पेड़ है, मैंने लगाया, मेरा फोटो है, और लोगों में अवेयरनेस पैदा होगी। अवेयरनेस के लिए सबसे अच्छा साधन हमारी स्कूल हैं, कॉलेजेस में अवेयरनेस करते हैं। हम बातें खूब करते हैं अवेयरनेस की, पर उनको जाके टारगेट करें जो वास्तव में अपना इससे जुड़ने के लिए जो उस उम्र के हैं लोगों के। बूढ़े लोगों को जाकर के अवेयरनेस पैदा करनी, वो अवेयरनेस क्या काम की उनके अवेयरनेस, उनको कोई ऑलरेडी अवेयरनेस करनी इन बच्चों को। ये जो बच्चे एडल्ट हैं इनको जरूरत है और स्टूडेंट्स को जरूरत है। सर ऐसा अगर हो पाए प्लीज तो ये बहुत बड़ा एक नवाचार होगा, हमारे उदयपुर से नवाचार निकलेगा और ये मेवाड़ सोसाइटी, ग्रीन बॉक्स सोसाइटी का एक नवाचार है, उसको कुछ काम करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। एक ऐसा विषय है जिसपे बहुत लोगों को जानकारी नहीं है। हम पर्यावरण को देखते हैं, पेड़ पौधे देखते हैं, धरती पहाड़ देखते हैं, उसके संरक्षण की बात हमें जल्दी समझ में आ जाती है क्योंकि वो हमारी दृष्टि में। और ये जो जल राशि है, यहाँ हम आते हैं और केवल ठंडी हवा खा करके और घूम के, पानी भरा हुआ है, पानी की लहरें उठ रही है, देख के चले जाते हैं। लेकिन हम ये नहीं समझ पाते कि पानी के अंदर क्या हो रहा है, भीतर क्या हो रहा है। अफसोस की बात यह है कि सरकार भी कई बार इससे आंखें मूंद लेती है। जब तक हम झीलों में गंदगी डालना बंद नहीं करेंगे, झीलें साफ कैसे रहेंगी। हम कितना भी उसके अंदर डीवीडिंग कर लें, कितनी भी उसमें से घास निकाल लें, लेकिन वो जब तक साफ नहीं होगी तब तक हम उसमें गंदगी डालना बंद नहीं करेंगे। तो ये एक साधारण सी बात है जो हर आम आदमी को भी जल्दी समझ में आ जाती है और सरकार को भी इसे आसानी से और तरीके से समझना चाहिए, तभी इसका उनका जो प्रयास है वो सार्थक प्रयास सिद्ध हो पाएगा। झील संरक्षण, जल संरक्षण पे बहुत अच्छी बातें आपको यहाँ पे प्रबुद्धजनों के द्वारा शेयर की गई हैं। और मैं कहना चाहूँगा कि ये जो विद्यार्थी हैं हमारे मात्स्यिक महाविद्यालय के, जिस प्रकार से भारत सरकार ने अग्निवीर बनाया है, मैं समझता हूँ ये जलवीर हैं, ताकि ये आगे वाले समय के लिए जो जल संरक्षण है उसका बेड़ा ये उठाएंगे। और इनका मार्गदर्शन करने के लिए जैसा सफ़ेद बाल के व्यक्ति पठान साहब ने जिक्र किया है, वो यहाँ उपस्थित हैं और सदा उपस्थित हैं, हमेशा आपको हमारी मदद मिलती रहेगी। मुझे महाशीर मछली का परिचय देने के लिए यहाँ पे कहा गया है। हालांकि बहुत सारी बातें विश्वास साहब ने बता दी हैं आपको, उसकी बेसिक चीज़ें। महाशीर मछली तो कई बार कहते हैं कि सबने देखा होगा महाशीर मछली, यदि कुछ ने नहीं देखा हो तो यहाँ देख सकते हैं कि इस प्रकार की होती है।
और फ्रेश वाटर में जो मछलियाँ पाई जाती हैं उसमें हमारे जो एशिया महाद्वीप के अंदर है एसीपेंसर नाम की मछली होती है जो कि रशिया में पाई जाती है। उसके बाद में सबसे बड़ी आकार की जो मछली है वो महाशीर। और महाशीर जनरली इसको महाशीर, इसका सिर बड़ा होता है इसके लिए भी कह सकते हैं, या इसको महाशेर भी कह सकते हैं क्योंकि एक बहुत ही ताकतवर मछली है। और इसीलिए एंगलर्स के लिए ये एक बेस्ट चॉइस है क्योंकि वो उनको चैलेंज करती है। जब भी कोई सी ताकतवर व्यक्ति से आपका सामना होगा तो आपको अपना थ्रिल ज़्यादा महसूस होगी। उसी प्रकार से पानी के अंदर एक टाइगर के रूप में ये रहती है। बहुत ही ताकतवर मछली है, बहुत ही फुर्तीली मछली है और इसके जो आकार है वो करीब करीब इसका 50-55 किलो तक मैक्सिमम वेट हो सकता है और 2-2.5 मीटर तक लंबी हो सकती है। इसके ऊपर बड़े बड़े आकार के शल्क पाए जाते हैं, 4 बार्बल्स यानी 2 जोड़ी बार्बल्स भी मुंह पे आपको देखने को मिलेंगे। कई जगह क्योंकि ये एंडेंजर्ड मछली है, ऐसी मछली है जो कि विलुप्तता के कगार पे पहुंच गई है और IUCN ने तो जो तोर मछली है इसको एंडेंजर्ड फिश भी घोषित किया हुआ है। कल्चरल हिस्ट्री के बारे में इसकी बात करें तो हमारे वैदिक काल से इस मछली का महत्व रहा है और 1750 से 500 BC के पीरियड से भी पहले से इसको एक पवित्र और सेक्रेड मछली माना जाता है। इसकी बहुत सारी धार्मिक महत्व भी है और इसके संरक्षण से जैसा कि हमने अभी हमें ज्ञात हुआ कि हाईकोर्ट के निर्णय से बड़ी को एक सेंचुरी का दर्जा दिया गया है और मैं आपको बताना चाहूँगा कि पूरे एशिया में ये दूसरी सेंचुरी है, पहली पाकिस्तान में और दूसरी हमारे शहर में बड़ी लेक। तो आप इसी से समझ सकते हैं कि ये इसका कितना बड़ा महत्व है। जहाँ तक इसकी व्याप्तता की बात करें तो जो हिमालय का फुट हिल्स हैं उसकी जितनी महत्वपूर्ण नदियाँ हैं, सिंधु नदी से लेकर के और ब्रह्मपुत्र के तक इसका फैलाव है और इसका जो परिवार है इसको कार्प फैमिली से माना जाता है, दर्जा दिया गया है। साइप्रिडिड फैमिली जो है उससे ये बिलोंग करती है। इसका जो कुल है वो टोर है और बहुत सारी इसकी स्पीशीज़ हैं जो कि मान्य हैं। उसके अलावा भी बहुत सारी स्पीशीज़ पे कार्य किया जा रहा है जिन्हें मान्यता प्रदान करने के दर्जे के दौरान उसको कंसिडर किया जा रहा है। एक ऐसी मछली है जो कि साफ पानी पसंद करती है और इसीलिए जैसा कि अतुल जैन साहब ने कहा कि ये एक ऐसा बायो इंडिकेटर है जो बताता है कि पानी की क्वालिटी कैसी। यदि पानी साफ स्वच्छ होगा तो उसमें ही आपको महाशीर मछली देखने को मिलेगी और इसीलिए जब ये प्रजनन करती है तो भी इसका जो प्रजनन काल है, जैसा कि मुझे खुद इस्माइल दुर्गा साहब ने बताया था क्योंकि वो काफ़ी समय से इसके प्रजनन के कार्यों में जुड़े हुए हैं, संरक्षण में जुड़े हुए हैं, कि जब मानसून लगभग ख़त्म हो जाता है और साफ़ पानी, छिछला पानी, वेल ऑक्सीजनेटेड वाटर नदी नालों में बह रहा होता है, उस स्थानों पर जाकर के ये ब्रीडिंग करती है। इसका जो मेल फिश है उसका पेक्टोरल फिन थोड़ा बड़ा होता है साइज में, माइग्रेटरी फिश है और ब्रीडिंग के लिए काफ़ी दूरी तक ये माइग्रेट कर सकती है। लेकिन जब हम इसके माइग्रेशन के रास्ते में नदी नालों के बीच में यदि कोई डैम बना देते हैं तब इसका प्रजनन के लिए माइग्रेशन रुक जाता है और उसका दुष्प्रभाव इसके प्रजनन पे पड़ता है। और दूसरी मछलियाँ जैसे कि कतला, रोहू, मृगल हैं वो एक बार में 2-2 लाख तक अंडे दे देती हैं प्रति किलोग्राम, लेकिन ये मछली इसकी जो फेकंडिटी है वो बहुत कम है और कुछ हज़ारों में 10,000 7,000 के आसपास ये अंडे देती है। इसलिए इसका संरक्षण और भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि प्राकृतिक रूप से ये बहुत कम अंडे दे रही है, इसकी फेकंडिटी कम है, इसलिए उनको ज़्यादा संरक्षण की ज़रूरत है क्योंकि उनका सर्वाइवल कम हो जाएगा। इसकी बहुत सारी जो स्पीशीज़ हैं मैं आपको बताना चाहूँगा। एक गोल्डन महाशीर है जिसे टोर पुटिटोरा के नाम से जाना जाता है और लगभग पूरे हिमालयन रीजन में जो स्ट्रीम्स हैं, नदियाँ हैं, सिंधु नदी से लेकर के गंगा, यमुना और ब्रह्मपुत्र तक, इन नदियों में ये पाई जाती है।
दूसरी ढक्कन माशीर है, जिसे कि ब्लूफिन माशीर या टोर खुदरी भी कहा जाता है। ये सबसे पहले पूना के मोटा मोला नदी में पाई गई थी और उसके बाद ये लगभग पूरे ढक्कन महाद्वीप, ढक्कन प्लेट्यू पे जो नदियां हैं उनमें ये मिलती है। तीसरी है रेड फिंड माशीर, जिसे टोर कहा जाता है, और ये सेंट्रल इंडिया की जो नदियां हैं खासकर जैसे नर्मदा रिवर, तो उनमें ये पाई जाती है। चॉकलेट माशीर या नियोसिचिलस, ये लगभग हिमालय की कुछ तराई एरियाज में ये मिलती है। फिर आती है आपकी हम्प बैक, जैसे टोर रामा देवी भी कहा जाता है, और ये कावेरी जो कि दक्षिण की नदियां हैं उनमें ये पाई जाती है। पहले इसे टोर मुसल्ला के नाम से जाना जाता था। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी स्पीशीज़ हैं जो कि अभी अंडर कंसिडरेशन है। कॉलेज मैंने एस्टेब्लिश किया, बहुत सुंदर, इतना भव्य कॉलेज है जिन देखने का सौभाग्य मिला है। देखिए वहाँ हमने हर बच्चे को ये किया कि वो एक पेड़ लगाए। पहले साल में पेड़ हम प्रोवाइड करते थे। हम क्या उस फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के माध्यम से आपको समन्वय करना पड़ता है, वो हो जाता है सब। कलेक्टर साहब और उनको सीईओ को इन्वॉल्व करते थे और डीएफओ को इन्वॉल्व कर लेते थे और बहुत अच्छी वो सुविधाएं भी देते थे। तो हर बच्चा एक पेड़ लगाता था और 4 साल उसको पालता है। आज भी वो कैंपस हरा भरा होने का श्रेय उसी को है। और जो दूसरी बात कि कैचमेंट में जो बात कर रहे थे कि कैचमेंट में पौधे होने चाहिए, सोनी साहब कह रहे थे, बहुत अच्छी मुहिम है। जिन जिन स्टेट ने अपनाया है, जिन जिन ने कैचमेंट को उजाड़ा है, वहाँ झील संरक्षण या जल संरक्षण कहें, झील संरक्षण सीमित दायरा है, जल संरक्षण कहें, जल संरक्षण को हमने बिगाड़ा है। क्योंकि जल संरक्षण के लिए उसकी जान जो बसती है वो कैचमेंट में बसती है। कैचमेंट अगर आप नहीं सुधारेंगे तो जल संरक्षण कभी नहीं हो सकता। आप क्योंकि एग्रीकल्चर के दोनों विद्वान हैं हमारे साथ, शर्मा जी, विमल शर्मा जी हैं, सोनी साहब हैं, आप बहुत अच्छे समझते हैं इस बात को। महाशीर ये ऐसा ही है जैसे जंगल में अगर जंगल नहीं रहेगा तो शेर नहीं रहेगा। हमने बहुत सुना है ये वाक्य, ये पॉपुलर वाक्य है। अगर महाशीर नहीं है मतलब जल स्वच्छ नहीं है, ये दूसरी बात है जो अमूमन हम लोग नहीं कहते हैं। साफ पानी की मछली, और यदि वो नहीं है इसका मतलब जल आपने प्रदूषित किया है, उसको चेंज किया है। सबसे पहले शुरुआत, ये तो अंतिम कड़ी है। शेर जैसे अंतिम कड़ी होती है जंगल की, वैसे महाशीर अंतिम कड़ी है। जैव विविधता की मैं बात करूं, मुझे उसी पे बोलने के लिए कहा गया था। शेर अंतिम कड़ी है, वैसे ही महाशीर अंतिम कड़ी है। अगर सबसे पहले छोटा परिवर्तन आता है, ये वनस्पति जो आप देख रहे हैं पानी में, उसमें परिवर्तन आएगा। छोटी वनस्पति है, पलवक कहते हैं, प्लैंकटन जिसे अपन कहते हैं, उसमें परिवर्तन आएगा। उस पर हमारा ध्यान नहीं जा पाता है क्योंकि वो नंगी आंखों से बहुत से दिखते नहीं, बहुत छोटे हैं। लेकिन वो पहली कड़ी है जहाँ परिवर्तन आना शुरू होता है। तो प्लैंकटन डाइवर्सिटी जिसे कहना चाहिए, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। उसमें जू प्लवक भी हैं और मतलब प्राणी प्लवक भी हैं और पादप प्लवक भी हैं, दोनों हैं। जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन दोनों हैं। वहाँ से परिवर्तन शुरू होता है, फिर मछलियों में परिवर्तन आने लगता है। साफ सुथरा चाहिए, गंदगी में वो कभी नहीं रहेगी। तो इसको जो है ब्रीड करने के लिए भी सफाई चाहिए। जैसे बरसात आती है, नाले आते हैं, तो मछलियाँ ऊपर चढ़ती है नाले के ऊपर। सबसे पहले छोटी छोटी मछलियाँ चलती है, फिर जो तो पुट्टी खरपटे है तो वो सब चढ़ते हैं। फिर रहू मृगल ये आते हैं, ये चढ़ती है और ये अपने जाके अंडे देती है। महाशीर कहती है तुम जाओ आराम से जाओ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। इतनी गंदगी में मैं जाऊँ? नहीं जा सकती, आने दो। बरसात ख़त्म हो गई, सब नाले वाले जो तो झरने सब नया पानी आना ख़त्म हुआ। फिर जंगलों से, पहाड़ों से रिस के जो पानी आता है बिल्कुल साफ शफाफ, उस साफ पानी हो गए थे। अब आया मेरा मौका। तो ये सितंबर अक्टूबर में जा कर के ये बाकी की मछलियाँ तो
जून से ही शुरू कर लेती है। और जहाँ तक अभी तिलापिया की आपने बात करी, तिलापिया तो पैदा होने के तीसरे महीने से शुरू कर लेती है ब्रीडिंग, और साल में 5 दफ़ा कर लेती है ब्रीडिंग। और अभी आपने बताया कि यूनिसेक्स अगर उनकी कल्चर किया जा रहा, सारे मेल रखे या सारे फीमेल रखे, तो कहते हैं यार ये क्या है, मज़ा नहीं आया। कुछ मेल अपने आप को फीमेल बना देंगे, उनका सेक्स परिवर्तन हो जाएगा नेचुरली, और फिर ब्रीडिंग करना शुरू कर देंगे। उनका काम ही है ब्रीड करो, बच्चे पैदा करो, और सब जगह जो तो बाकी सब लोगों को, बाकी सब मछलियों को भगा करके अपना राज कायम कर दो। तो ये तो हो गया वो वाली बात। अब महासीर की जहाँ तक बात है, तो वो उसको बिल्कुल साफ पानी चाहिए, और वो भी ये नहीं कि वो 2-4 किलोमीटर में जा कर के कर लेगी, नहीं, उसको वो इतना दूर जाएगी जहाँ पर उसको नीचे छोटे छोटे पत्थर, जिसको पेबल कहते हैं, छोटे छोटे जो गोल पत्थर जो अपने नदियों में देखते हैं, वहाँ जाएगी। वहाँ उसको 1 फीट 1.5 फीट का पानी मिलेगा बहता हुआ, वहाँ जाके अपना ब्रीड करेगी, अपना अंडा छोड़ेगी। फिर वो अंडा धीरे धीरे चलता तालाब तक आएगा। तालाब से जाएगी पहले तो, और फिर जो तो वो ब्रीड करके वापस उसका बच्चा आएगा। वहाँ अपने जो रहू मृगल और ये जो है जिसको अपन मेजर कार्प कहते हैं, उनका अंडा हुआ, अंडे से बच्चा निकलेगा तो 5वें दिन निकल जाएगा। महासीर में 5 दिन नहीं हो तो कम से कम 7, 8, 10 दिन चाहिए उसको। तो वो वहाँ से धीरे धीरे बहता बच्चा आएगा, आकर के जो है तो तालाब में जब तक आएगा तब तक वो बड़ा हो चुका होगा, अपने आप की सुरक्षा कर सकेगा। उसको मेंढक नहीं खा पाए, उसको दूसरी मछली नहीं खा पाए, वो मरे नहीं, और फिर बहता हुआ पानी में उसको या बहुत अच्छी ऑक्सीजन मिलती है। तो ये सारी चीज़ें जो है तो आज की तारीख में नहीं है। जितना भी तालाब का कैचमेंट एरिया है वो इंटरसेप्ट हो चुका, कहीं चेक डैम बन गए, कहीं बड़ा डैम बन गया, कहीं कुछ हो गया, कई लोगों ने जो है तो अपनी एंक्रोचमेंट कर दिए। उसके अलावा चारों तरफ जहाँ भी अपने वो खेत बने हुए हैं, खेत में यूरिया डालेंगे, वो सारा जो तो यूरिया और वो सब जो तो आकर के पानी में आएगा। तो अगर मछली, पहली बात तो ये कि वहाँ जहाँ तक उसको जाके ब्रीड करना, वहाँ पहुँच ही नहीं पाएगी। अगर मान लो पहुँच भी गई तो उसको वो माहौल नहीं मिलेगा कि वो पानी गंदा मिलेगा, तो वो ब्रीड नहीं करेगी। इसलिए जो यूके का जो महासीर ट्रस्ट है, और इंडिया में जो जहाँ भी काम हो रहा है, उनका ये है कि यहाँ वो अपन कैचमेंट एरिया को हम दोबारा रिक्लेम नहीं कर सकते, क्योंकि वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो जैसे पानी के जो है ना, पानी को रखना है वहाँ पे, तो पानी आसपास के पानी में जो है तो भूजल का भी मतलब वो रिस्टोरेशन होता रहे। तो वो अपना जो कैचमेंट एरिया उसको हम कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये है कि ब्रीड, अगर वो ब्रीड नहीं कर रही है तो आर्टिफिशियली ब्रीड करा करके उसके बच्चे अपन तालाब में छोड़े। अब ये है कि उसको आप आर्टिफिशियल ब्रीड कराना भी इतना आसान नहीं है। मैं जब नौकरी में था तब ये वडिया साहब और सब लोग जानते हैं कि मैंने राजस्थान में जो है तो 5 जगहों पर महासीर ब्रीडिंग के लिए उसका महासीर ब्रीड करने के लिए जो है ना 5 तालाबों को मैंने रिजर्व करने की कोशिश की थी, जिसमें से रिजर्व कर भी लिए थे। या बड़ी का तालाब 5 साल तक जो ठेका नहीं हुआ, और ये था कि इसको जो है तो एंगलर सोसाइटी को, जैसे वहाँ जो तो कर्नाटका में हो रहा है, तो एंगलर सोसाइटी को देंगे और वो इसमें जो है तो इको टूरिज्म करेंगे और महासीर को सुरक्षित करेंगे। तो खैर वो वाला मामला नहीं बैठा। तो मेरे रिटायरमेंट के बाद में जो तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में जा कर के मैंने अपना जो तो बात करी, हमारे राहुल भटनागर साहब से मिला मैं, और मैंने कहा साहब ये करना हो कि फिशरी हम क्या करें। मैंने कहा नहीं, आप जो है ना जंगल का तो काम करते हो ना, जंगल को तो सुरक्षित करते हो, जंगल को मेंटेन करने की कोशिश तो करते हो। हाँ, उनका पानी में भी तो जंगल होता है, उसको कौन देखेगा। उनको जज गई, तो फिर उन्होंने कहा ठीक क्या करना है। मैंने कहा हमें जो तो यार हैचरी बनानी है और उसमें ब्रीड करवाना है। हैचरी बना दी उन्होंने 2009 में। मैंने उनसे बात करी, 10 में तो हमने ये सोसाइटी बनाई हमारी, 10 में उनसे बात करी
2012 में उन्होंने जो है तो वहाँ छेसरी बना दी और महासिर वहाँ बड़ी के महासिर को ला करके हमने ब्रीड करने की कोशिश की। वो ब्रीड नहीं करा, आते लेके आते तो मर जाएगा, कुछ वो बहुत कोशिश की, नहीं हुआ वो। तो फिर हमने सोचा क्या किया जाए, तो हमने जो तो ये मासिर के एक्सपर्ट जो तो ऐसे नोगले साहब से बात करी। उन्होंने कहा कि आप जो है तो मासिर का बच्चा ले जाओ हमारे यहाँ से, अपने यहाँ उसको बड़ा करो, और वो जब आप बड़ा कर लोगे आपके कैप्टिविटी में बड़ा होगा तो वो ब्रीड कर सकता है। 2012 में लाए हम, ला करके और यहाँ सज्जनगढ़ में जो हैचरी और पॉन्ड बनाए थे उसमें रखा। 2015 में 3 साल में जा करके इसमें जो तो वो आती है मैच्योरिटी, अंडा देने लायक 3 साल बाद होता है। हमारे यहाँ 3 साल बाद नहीं हुआ। तो फिर क्या है कि उन्होंने भी आके देखा, तो अगले साहब ने भी देखा, उन्होंने कहा ठीक है आप अगले साल ट्राई करो, इस साल आपके कैप्टिविटी में आपको ये ब्रीड नहीं हुआ है, मतलब मेच्योर नहीं हुआ है। 2016 में वो हमने तो दोबारा ट्राई की, मेच्योर हो गया था। हमने पाँच जो परफॉर्मेंस की, मतलब 5 बार हमने ट्राई किया। लास्ट में मेरे पास जो है ना वो मासिर के जो बच्चे जो बड़े हुए थे 4 साल में बड़े हो गए थे, उनको हमने ब्रीड करवाया। लास्ट में मेरे पास जो ना 5 मछलियाँ बची थी जिनको हमने ऑपरेट नहीं किया था अभी तक। वो हमने कोशिश की और अक्टूबर की 28 तारीख को जा कर के उसमें जो तो ब्रीडिंग हुआ और बच्चा अंडा पैदा हुआ। 2,500 बच्चे इसमें पैदा हुए। अच्छा, जैसे आपने बताया इसकी फैकल्टी भी जो है ना बहुत कम होती है। रहू मछली 1 किलो की होगी तो उसके पेट में कम से कम 1 लाख अंडे होंगे। महासीर में अगर 1 किलो की मछली है तो मुश्किल से 5,000 या 8,000 होंगे। 2 किलो की है तो 8,000 तक पहुंचेगी। बड़ी मुश्किल से 10,000 बच्चे मिल पाएंगे, मतलब अंडे मिल पाएंगे। तो हमें जो तो 2 फीमेल से मिले थे, मेरे को 10,000 बच्चे मिले थे। तो उसके बाद में उसमें से जो अंडे में से बच्चे निकले वो 2,500 निकले। तो वो हमने जो है तो वहाँ उस वक्त यहाँ पे ट्राई की थी। और ये उदयपुर का ये हमने जो प्रयास किया, इंडिया में 4थे नंबर पे हम लोग थे। ये बात अलग है कि उसका प्रचार प्रसार हो नहीं पाया, लेकिन सबसे पहले तो जो तो उन्होंने अगले साहब ने वहाँ पर किया था तो लोनावाला में। उसके बाद में जो तो हिमाचल में डिपार्टमेंट फिशरीज ने करा। उसके बाद 3rd नंबर में कूर्ग जो कर्नाटका में, वहाँ उन्होंने ब्रीड करवाया और 4था हमने किया था। हमारे बाद में फिर जो है तो ये एमपी में भी उन्होंने अगले साल में ब्रीड करवाया। तो ब्रीडिंग के बारे में मैंने आपको बता दिया। अब एक चीज़ जैसे आपने बताया, मैं स्टूडेंट से पूछता हूँ, मैं इंटरेक्शन करना चाहता हूँ कि जंगल में जो है अगर जंगल में आपको कोई वो मिल जाए, टाइगर मिले, देखने को जाओ, अच्छा टाइगर मिले तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? और नहीं मिले तो क्यों? अच्छा, वो वहाँ क्यों नहीं मिल रहा है टाइगर, क्यों नहीं मिल रहा है जंगल में? क्योंकि वो जंगल में इकोसिस्टम उतना उसके लिए उसके काबिल नहीं रहा, इसलिए वो वहाँ रहेगा नहीं, या तो मर जाएगा या माइग्रेट कर जाएगा दूसरी जगह। वही जो है तो महासीर के बाद है। महासीर जो है ना अगर तालाब में है तो इसका मतलब यह है कि तालाब का इकोसिस्टम, पानी का जो इकोसिस्टम है, वाटर इकोसिस्टम बहुत बैलेंस्ड है और वहाँ का जो फूड चेन है वो मेंटेन हो रही है। उदयपुर में जैसे फतेहसागर का एग्जाम्पल, इसमें सब इसमें भी जगह में लाइक वाइज अदर वाटर्स में भी काफ़ी थी। तो मेरे पीरियड के दौरान ग्रास काप को टोटल मिला के 35,000 अभी की मुझे फिगर याद। उससे पहले मैंने आसपास का सर्वे किया, सर्वे करने के बाद एक तरीके को चयनित किया। इस घास का के लिए घास का होना नितांत आवश्यक। 35,000 बच्चों को
उन्होंने उस तलई के अंदर और घास जो इकट्ठी की इसी जैसे करके और ट्रांसपोर्टेशन द्वारा उस तलई में जो विदिन द पीरियड ऑफ से अबाउट 4-5 months एकदम वो पानी बिल्कुल नीचे और उसी घास का मैंने इस तरह से जब इसका ठेका हुआ एक घास का roughly about 8 to 10 kg each. की माशी की सफलता मुझे छोटी बार में जाके मिली और 10,000 बच्चे वैसे जनरली से अबाउट ये संग्रह में रहते हैं उसी का अलग ही रहते हैं लाइक वाइज इसी वजह का तिलापिया का जहाँ तक प्रश्न खड़ा होता है यहाँ हमारे गुरु जी उनसे मैंने भी शिक्षा की है डॉक्टर दुबे हुआ करते थे डॉक्टर दुबे जिन्होंने कई बार ऑब्जेक्शन किया 50 बार किया लेकिन गवर्नमेंट के हाथ की बात है गवर्नमेंट में अपनी चलती नहीं है तो कुछ भी नहीं हो पाया आज इस तक ये हो रही है हर तरह जयपुर की आसपास के जितने भी तालाब हैं सबके अंदर तिलापिया 90% हो गई और उसके बाद से लोगों का बिगल आने वाले समय के अंदर ये भी मिलती है कि तिलापिया इतना सा है कि पार्टी की बहुत अच्छी और ठेकेदार को क्या चाहिए पैसा सब पैसा ही डे के अवसर पर यहाँ फतेह सागर के इसमें हम पधारे हुए एक्वेटिक बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन अवेयरनेस मूवमेंट में जो कि एक जॉइंट वेंचर है मेवाड़ एंगलर सोसाइटी और कॉलेज ऑफ फिशरीज उदयपुर का। तो आप यहाँ सभी लोग पधारे, समय से पधारे और पूर्ण समय बड़े ध्यान से आपने सभी चीज़ें ध्यान से सुनी और साथ ही जो हमारे अतिथिगण हैं, विशेषज्ञ हैं, उन्होंने इतनी ज्ञानवर्धक जानकारियाँ और जागरूकता के लिए क्या चीज़ें आवश्यक हैं और ये सब बातें की। तो मैं आप सभी का इस अवसर पर हृदय से स्वागत करता हूं और आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही जिला प्रशासन, यूडीए और नगर निगम जिन्होंने हमको यहाँ कार्यक्रम करने की स्वीकृति प्रदान की और सहयोग प्रदान किया, इसके अलावा जो समाजजनों ने भी हमें सहयोग दिया और इसके अलावा जो मीडियागण हैं, तो मीडिया से पधारे हैं या फिर जो हमारे सोशल मीडिया के ब्लॉगर्स हैं जो कि हमारे इस कार्यक्रम को जन जन तक पहुंचाएंगे सोशल मीडिया के माध्यम से, और इसके अलावा भी जिन किन्होंने हमें प्रत्यक्ष सहयोग दिया या अप्रत्यक्ष सहयोग दिया और आप सभी यहाँ पधारे और आपने पूर्ण समय दिया, इसलिए मैं आपका सभी का हार्दिक स्वागत करता हूँ और धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। जल है तो जीवन है, मछली है तो जल है। जल है तो जीवन रानी है, मछली है तो पानी है, मछली जल की रानी है, मछली है तो पानी है, मछली जल की रानी है, मछली है तो पानी है, मछली जल की रानी है, मछली है तो पानी है।